एनीमे। हाँ दोस्तों, एनिमेशन को ही छोटा करके एनीमे कहा जाता है, लेकिन हर एनिमेशन को आप एनीमे नहीं बोल सकते। सिर्फ जापान में बनी एनिमेशन को ही आप एनीमे कह सकते हो, और शायद ये चीज़ आप जानते हो। आप इस वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपने कोई ना कोई एनीमे ज़रूर देखा है। ओके, बैक टू द पॉइंट। क्या वो चीज़ है जो एनीमे को पूरी दुनिया में इतनी स्पेशल बनाती है? तो इसे जानने के लिए हमें एनीमे के इतिहास को जानना पड़ेगा, यानी कि हिस्ट्री। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है एनीमे की ओरिजिन स्टोरी। आप जितना सोच सकते हो एनीमे की इतिहास उससे भी ज़्यादा पुरानी है। ये 1960 की आइकॉनिक एस्ट्रो बॉय से भी ज़्यादा पुरानी है, ऐसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा पुराना है। एनीमे की सबसे पहले की जड़ें 1900 दशक तक मिलती है। इतनी पुरानी बात अभी जानना थोड़ी सी मुश्किल है कि सबसे पहले कब कौन सी एनिमेशन जापान में फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय की कई एनिमेशन फिल्म्स या तो नेचुरल डिजास्टर जैसे 1923 की द ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से खो गया है, और कुछ रील्स तो समय के साथ नेचुरली खराब हो गया है। आज तक पाया गया जापानीज एनिमेशन का सबसे पहला टुकड़ा 1960 का है, जिसे कत्सुडो ससीन कहा जाता है। और इसे मैंने एक टुकड़ा ही कहा इसलिए क्योंकि ये बस 3 सेकंड का एक एनिमेशन है, जिसमें सिर्फ 50 फ्रेम्स है। एक मिनट, क्या आप देखना चाहोगे वो बस 3 सेकंड का क्लिप? तो आपके सामने पेश है दुनिया का पहला एनिमे कत्सुडो ससीन। इस क्लिप को हाल ही में 2005 को रीडिस्कवर किया गया, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जापान में बनी सबसे पहला एनिमे नहीं हो सकता है, पर ये आज तक का खोजी गई सबसे पुराना एनिमे है। ये फिल्म इतनी पुरानी है कि लोगों में इसे लेकर विवाद है कि एक्चुअली ये फिल्म कौन सी टाइम पे बनी थी, और सबसे पुरानी एनिमेटेड फिल्म जिसकी पुष्टि की जा सकती है वो 1917 में रिलीज हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है क्योंकि 1917 में सिर्फ एक नहीं कई दूसरे एनिमेटेड फिल्म्स भी रिलीज किया गया था। कहा जाता है जापान में ये एनिमेशन कल्चर शुरू होने के पीछे 3 लोगों का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है: ओटेन शिमोकावा, जुनिची कोची और सेटारो किटायामा। ओटेन शिमोकावा एक कार्टूनिस्ट थे टोक्यो पार्क मैगजीन में। इन्होंने 5 एनिमेटेड फिल्म्स बनाया था टेनकात्सु स्टूडियो के लिए। जुनिची एक पेंटर थे जो कि वाटर कलर में माहिर थे। इन्हें भी एक स्टूडियो ने एज एन एनिमेटर हायर किया था। ये व्यक्ति उस टाइम पे अपने काम में माहिर लोगों में से एक थे, और सेटारो किटायामा अपने स्टूडियो में खुद ही एनिमेशन तैयार करते थे। इन्हें फादर ऑफ द एनीमे भी कहा जाता है। इन 3 लोगों ने जापान में एनिमेशन इंडस्ट्री को इस कदर बदल दिया कि आज हम देख ही सकते हैं उसका नतीजा। आप जानते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन 1923 में जापान में एक इवेंट हुआ था, द ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक, जिसमें टोक्यो लगभग बर्बाद हो गया था, जिसके चलते कई एनिमेशन स्टूडियोज बर्बाद हो गया और उनमें रखी फिल्म वर्क्स भी। बहुत बुरी टाइम से गुजर रहा था जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री। वो कम्पीट कर रहे थे डिज्नी जैसे फॉरेन कंपनीज से, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेच रहे थे दुनिया में। इसका मतलब अब जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री को छोटे टीम के साथ ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। कुछ छोटे स्टूडियोज तो एकदम बुरी तरह से कम्पीट कर रहे थे क्योंकि उनके एनिमेशन की कलर और साउंड क्वालिटी खराब होने के बाद भी प्रोडक्शन बजट बहुत ज़्यादा आ रहा था। इन सब परेशानियों के बाद भी 1933 में केंजो मासोयाका द्वारा एक एनिमेटेड फिल्म बनाया गया, चिराका टू ओन्ना हो योनो नाका, जो कि जापान की पहली टोकी फिल्म थी। लेकिन ये टोकी फिल्म क्या है? अब तक जापान में जितनी भी फिल्म्स बन रही थी वो सब साइलेंट थी, लेकिन जब टॉकी फिल्म की बात कर रहे हैं हम, उस तरह के फिल्म में साउंड होती थी, यानी कि कैरेक्टर्स बात कर पाते थे और दूसरे साउंड्स। और इसके बाद भी ऐसे फिल्म्स बनने लगे, जैसे 1934 में द डांस ऑफ चैंगमाज और 1941 में एरिचैन। लेकिन प्रॉब्लम तो बस वही थी, इन बिग बजट फिल्म्स को बनने के लिए स्टूडियोज को स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत थी, और इसीलिए अब से ज़्यादातर एनिमेटेड फिल्म्स कॉमर्शियल, पब्लिक रिलेशन और एजुकेशनल पर्पस पे बनाया जाने लगा, जिससे स्टूडियोज को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज गवर्नमेंट अपने नेशनल प्राइड को सबके सामने रखने के बारे में सोचा, और इसके लिए जितने भी माध्यम हो गवर्नमेंट उन सब को यूज करना चाहते थे। मीडिया और फिल्म्स भी इनमें शामिल थी, स्पेशली जब 1939 में फिल्म्स लॉ पास हुई, जिसमें हेवी रेगुलेशंस थी कि इंडस्ट्री अब से गवर्नमेंट इंटरेस्ट के हित में ही काम करेगी, और इससे जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इवेंचुअली जापान के सारे स्टूडियोज मार्ज हो गए और बस 3 बड़े कंपनीज बनी। इन 3 स्टूडियोज में बहुत सारे प्रोपागेंडा फिल्म्स बनी मिलिट्री के लिए, जिसमें दिखाया जा रहा था कि जापानीज लोग कैसे अपने दुश्मनों से जीतते हैं। जैसे कि 1943 में बनी मोमोतारोस सी ईगल, 1945 में मोमोतारोस डिवाइन सी वॉरियर्स, और यही था दोस्तों एनिमे के इतिहास में पहला फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के लगभग 3 साल बाद 1948 में जापान एनिमेटेड फिल्म्स का स्थापना किया गया, जिसे आज हम टोई फिल्म कंपनी के नाम से भी जानते हैं।
आगे जाके 1958 में यहाँ से हकुजादिन फिल्म को रिलीज किया गया। इस फिल्म को टेल ऑफ व्हाइट सर्पेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग अभी भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं और बोलना जरूरी है कि ये वो पहला फिल्म था जो कलर फीचर एनिमे था। बाद में इस फिल्म को 1961 में अमेरिका में भी रिलीज किया गया। टॉयज एनिमेशन डिपार्टमेंट की स्थापना और सक्सेस को देख के सच में लग रहा था कि यही वो चेंजिंग पॉइंट है एनिमे के इतिहास का। और हाँ दोस्तों, ये सोचना गलत नहीं था। आज के टाइम पे एनिमे पूरी दुनिया में कितनी फेमस है वो तो मुझे आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री मैंने अभी आपसे कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आज एनिमे की सक्सेस के पीछे। वो जो छोटी छोटी स्टूडियोज, एनिमेटर और उनके एनिमे, ये सब बहुत छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट स्टेप्स थी आज इतनी बड़ी एनिमे इंडस्ट्री के लिए। अगर ये सब ना होते तो शायद आज हम इतने अच्छे एनिमेशन नहीं देख पाते। शायद कभी हम यही नहीं जानते कि एनिमे एक्चुअली होता क्या है। तो एनिमे से प्यार करने वाले लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक पे है।